हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज अगर मार्केट में देखें तो काफ़ी पैनिक हमें देखने को मिला और अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली। लेकिन दरअसल सिर्फ दो स्टॉक्स ने ही मार्केट में इतना पैनिक क्रिएट किया। कैसे, आइए मेरे साथ डिकोड करते हैं। कल के दिन कई कंपनीज के रिजल्ट्स आए, उसमें से जो दो मेजर कंपनी के रिजल्ट्स आए वो थे इन्फोसिस और एक्सिस बैंक, और दोनों ने मार्केट को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। और आज अगर आप देखें तो इन्फोसिस करीब 5.5% डाउन रहा और एक्सिस बैंक 4.5% डाउन रहा। तो इन्फोसिस ने पूरे के पूरे आईटी सेक्टर पे एक तरीके का बेरिश सेंटिमेंट क्रिएट कर दिया और कई मेजर स्टॉक्स वहाँ पर हमें गिरावट में दिखे। और वहीं जो एक्सिस बैंक ने पूरे के पूरे मार्केट के सेंटिमेंट्स को ही डैम कर दिया, क्योंकि जब एक्सिस बैंक में जो हमें होता हुआ दिखता है वही हमें बाकी के बैंक में भी होता हुआ शायद दिखेगा, और वही हमें पूरे के पूरे मार्केट और इकॉनमी पर भी होता हुआ दिखेगा। तो क्यों एक्सिस बैंक के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें इकॉनमी के प्रॉब्लम को दर्शाते हैं और ये बताते हैं कि आने वाला वक्त कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला नहीं है, न सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के लिए बल्कि मार्केट्स के लिए और इकॉनमी के लिए भी। आइए इस पूरे रिजल्ट को समझते हैं कि कैसे ये इकॉनमी की पिक्चर को बता रहा है और हमें फ्यूचर में क्या हो सकता है उसकी एक झलक भी दिखा रहा है। तो अगर हम एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स के कुछ खास बातों के बारे में बात करें तो अगर आप देखिए, नेट प्रॉफिट 6,304 करोड़ रहा Q3 का, और अगर इसे हम पिछले साल के Q3 से कंपेयर करें तो 4% का रफ्तार हमें से ये ग्रो करता हुआ दिखा। अब आप देखिए, बैंकिंग सेक्टर जिसको कहा जाता था कि फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इंडिया में, सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाला सेक्टर कहा जाता था, वहाँ जो थर्ड लार्जेस्ट बैंक है वो 4% के रफ्तार से ग्रो कर रहा है। अब अगर जो नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, यानी कि आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं और कितना ले रहे हैं, यानी कि सेविंग्स अकाउंट में बैंक इंटरेस्ट देता है और लोन्स में इंटरेस्ट लेता है, तो उसका डिफरेंस मेजर होता है प्रॉफिटेबिलिटी का। तो वहाँ पर जो डिफरेंस था वो करीब 13,606 करोड़ और ये 9% के रफ्तार से ग्रो कर रहा है। अब ये हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि लोन बुक में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है। अब अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें जो कि प्रॉफिटेबिलिटी का इंडिकेटर होता है, तो जैसे नेट इंटरेस्ट इनकम जो होता है, आपने कितना इंटरेस्ट दिया और कितना लिया उसका डिफरेंस, और अगर NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम को आप जो एसेट से डिवाइड कर देंगे तो आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, इन्होंने 3.93% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन पोस्ट किया है। अब अगर इसे हम कंपेयर करें सेम क्वार्टर पिछले साल से तो वहाँ पे ड्रॉप हुआ है, तो मार्जिन में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर जो है थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी पे जाता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ तक का जो रिजल्ट है ये तब भी आप इसे माफ़ कर सकते हैं कि ठीक है, इम्प्रूव हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं लगती। लेकिन असली कहानी अब इसके बाद शुरू होती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर हम स्लिपेज की बात करें, स्लिपेज क्या होता है? जो बैड लोन्स होते हैं, जो NPA अभी नहीं बने हैं, फ्रेश जो बैड लोन्स हो रहे हैं, वहाँ पर आप देखिए 46.21% का उस पर इजाफा हुआ है अगर हम पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करें। और अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहाँ पर हमें क्या दिखता है? स्लिपेज में 22% का इजाफा, यानी 22.25% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। तो जो बैड लोन्स में जो बढ़ोतरी हो रही है वो अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो भी बढ़ा, अगर पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहाँ और भी ज़्यादा बढ़ा। तो ओवरऑल यहाँ पर ये खतरे की घंटी हमें बता रहा है जिस तरीके से बैड लोन्स बढ़ रहे हैं। वहीं अगर प्रोविजनिंग हम कहें तो प्रोविजनिंग क्या होती है कि जब आपके बैड लोन्स बढ़ते हैं तो बैंक कुछ पैसे का इस्तेमाल नहीं करती है लोन देने के लिए, उसे रिजर्व में रखती है कि अगर ये लोन डूब गए तो कम से कम उस पैसे से हम भरपाई कर सके, अपना धंधा चला सके। तो प्रोविजनिंग फ्रंट पर क्या हो रहा है? वहाँ पर 216.20% का ग्रोथ हुआ है, यानी कि उन्हें ज़्यादा पैसे रखने पड़ रहे हैं प्रोविजनिंग के लिए, तो उस पैसे का इस्तेमाल वो इनकम जनरेशन में नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपेयर करें तो वहाँ क्या था? 1441, और वहीं
अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पर था 691 करोड़। तो पिछले क्वार्टर पे 691 करोड़, पिछले साल के सेम क्वार्टर पे 1441 करोड़, और अब जाकर ये 2185 करोड़ हो गया है। तो 216% का इजाफा हुआ है। दोस्तों ये दोनों चीज़ जो है डराने वाली है, और क्यों डराने वाली है वो मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा। अब आप देखिए एडवांस डिपॉजिट के फ्रंट पे 9% का ग्रोथ हुआ है। वहाँ पे ठीक है ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हम इसे नेगेटिव नहीं कह सकते। तो अब इस पूरे रिजल्ट से हमें क्या इसका हम कंक्लूजन निकालें? वो कंक्लूजन ये है कि अगर आप उनके जो उन्होंने रिजल्ट को प्रेजेंट किया, अगर उनकी बातों को देखें उसी से पता चलेगा। तो पहली चीज़ वो कहते हैं कि इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट वेयर वी आर इन दिस साइकिल एट दिस पॉइंट इन टाइम, लार्जली बिकॉज द एक्सटर्नल मैक्रोज आर वेरी डायनेमिक। तो वो भी बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है भैया हम अभी अपने साइकिल में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और आगे क्या अनफोल्ड होने जा रहा है। लेकिन उन्होंने एक पॉजिटिव चीज़ भी कही है कि वी आर कॉन्फिडेंट दैट ऑन अ ईयरली बेसिस वी विल कंटिन्यू टू सी गुड ग्रोथ इन आवर एडवांसेस। तो ग्रोथ तो उन्होंने बता दिया हम करेंगे, तो हर कोई ग्रोथ करेगा, लेकिन कितना % करेंगे उसका कोई एस्टिमेट भी मेरे नज़र में तो कम से कम नहीं आया है। अब यहाँ पर डराने वाली चीज़ क्या है? देखिए एक्सिस बैंक में बैड लोन्स में बढ़ोतरी हुई और उनकी प्रोविजनिंग पर भी बढ़ोतरी हुई। तो बैड लोन्स का मतलब है भाई प्रॉब्लम है सिस्टम में, और प्रोविजनिंग का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं कमा पाएंगे। अब अगर आप गौर से देखें, क्या ये बैंक की प्रॉब्लम है? कोई बैंक में स्कैम तो हुआ नहीं है, कोई वहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम इकॉनमी पर है। और उनका जो कहना है बैंक का कि आवर प्रोविजनिंग इज लार्जली टुवर्ड्स रिटेल अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो विच हैज स्लिप्ड गिवन द करेंट मार्केट। तो वो कह रहे हैं भैया जो हम रिटेल को क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन देते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम हमें दिख रही है। तो जब वहाँ पर इन्हें दिख रही है तो वो प्रॉब्लम तो बाकी बैंक को भी दिखेगी। यानी कि जब आप जो हम आम जनता जो उसकी इनकम अगर नहीं बढ़ रही तो लोन कैसे चुकाएगा? और लोन हर कोई लेता है, सबकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नीड्स होती है। अगर आप देखिए कि जो उनके टोटल बैड लोन्स थे 5432 करोड़, उसमें से 4925 करोड़ जो है रिटेल के लोन थे, मोस्टली अनसिक्योर्ड लोन्स थे। तो ये बता रहा है कि जो ग्राउंड पर जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब देखिए अगर ये प्रॉब्लम एक्सिस बैंक में आ रही है तो ये प्रॉब्लम दूसरे बैंक में क्यों नहीं आएगी? उसी कस्टमर प्रोफाइल के लोग, जैसी प्रोफाइल इनके कस्टमर की है, वही कस्टमर प्रोफाइल के लोग HDFC में भी जाते हैं, ICICI में भी जाते हैं। तो अगर इनके कस्टमर लोन रिपे नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे ये मान लें कि एक्सिस बैंक, ICICI और दूसरे बैंक के कस्टमर्स आराम से लोन को रिपे कर पाएंगे? तो जो सिचुएशन देख के लग रहा है ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यही प्रॉब्लम बाकी बैंक्स में भी सूनर और लेटर हमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों बैंकिंग के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पर सब आंकड़ों का खेल होता है। NPA को कम करना, बढ़ाना, ये बैंक के हाथ में होता है, और दरअसल असली सिचुएशन क्या है ये पता करना बहुत मुश्किल है। ऐसा कई एक्सपर्ट्स कहते हैं बैंकिंग के, जो मार्केट में बैंकिंग सेक्टर को ट्रैक करते हैं, और अक्सर जो सिचुएशन वो हमें प्रेजेंट करते हैं इन रियलिटी वो सिचुएशन उससे थोड़ी डिफरेंट और अक्सर उससे थोड़ी बुरी ही होती है। जो लोग बैंकिंग सेक्टर के जानकार हैं वो ये बात को मानेंगे। तो एक्सिस बैंक आज खुलते ही गिरा और इसने पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर को लपेटे में ले लिया। HDFC, ICICI सब में भारी गिरावट हमें देखने को मिली और इसने ही पूरे मार्केट का मूड खराब कर दिया। अगर आप मार्केट में देखें तो मार्केट की सिचुएशन आज इतनी बुरी नहीं है। मैं अभी आपसे डेटा शेयर करूंगा और बताऊंगा कि क्यों मार्केट की सिचुएशन आज इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन इनकी यानी कि एक्सिस बैंक और इन्फी की वजह से मार्केट का मूड खराब हो गया। तो अगर आज हम मार्केट के डेटा पॉइंट्स को देखें तो अगर आप सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी में तो ठीक ठाक ही रहा, कोई ज़्यादा गिरावट नहीं आई, करीब आधे % की गिरावट हमें देखने को मिली। बैंक निफ्टी में 1.5% की, 1.55% की फॉल हमें देखने को मिला। IT 2.61%, और ये सारी गिरावट इन्फोसिस की वजह से आई, और इन्फोसिस IT सेक्टर के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। और अगर प्राइवेट बैंक की बात करें तो 2.22% डाउन रहा, बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा, क्योंकि एक्सिस बैंक एक प्राइवेट बैंक है और उसी का इफेक्ट हमें बाकी के प्राइवेट बैंक्स में भी होता हुआ दिखाई दिया। और कई सेक्टर आज ग्रीन में भी रहे। उसमें कौन कौन से आते हैं? FMCG, मेटल्स,
और ऑयल एंड गैस, ये सारे सेक्टर्स अप रहे। हालांकि बहुत ज़्यादा उसमें तेज़ी नहीं देखने मिली, लेकिन 1% के आसपास भी हमें वहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो दो सेक्टर्स जिन्होंने मार्केट में आज नेगेटिव इम्पैक्ट किया वो है आईटी एंड बैंकिंग, और इन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एक्सिस बैंक और इन्फोसिस। अगर आप आज का एडवांस डिक्लाइन देखें एनएससी में तो 1472 स्टॉक्स अप रहे, ग्रीन में रहे, और 1338 स्टॉक्स जो है डाउन रहे। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन जो है एक अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो 1 से ऊपर रहा। और ये जो सारा फॉल था ये काफ़ी लो वॉल्यूम पे आज रहा। अगर आप देखिए तो आज का जो टर्नओवर है वो सिर्फ 86,331 करोड़ का रहा, काफ़ी कम रहा अगर कल से कंपेयर करें। और नॉर्मली जो है ये जो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर रहता है, कल के दिन 95,600 करोड़ का टर्नओवर था, और आज उससे भी 10,000 करोड़ कम रहा। तो काफ़ी लो वॉल्यूम पर आज मार्केट गिरा। तो आइए अब दोस्तों बात करते हैं हमारे बीटी फायर इंडिकेटर की, वो क्या बताता है आने वाले दिनों में क्या और गिरावट होगी। तो आज इसमें मैं थोड़ा आपके साथ सरप्राइज़ शेयर करने जा रहा हूँ। और अगर बीटी फायर इंडिकेटर को देखें, अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो में और ट्रैक कर रहे हैं, तो मैं पिछले कई दिनों से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमें अभी शॉर्ट नहीं करना है। और आज के दिन भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी मार्केट में हमें देखने को मिली, और निफ्टी इतना नहीं गिरा। और अगर आप इस इंडिकेटर में देखें तो आज इसमें उछाल मिला है, आज ये पिछले कई दिनों के हाईएस्ट लेवल पर है। तो अभी भी अगर आप शॉर्ट्स होल्ड कर रहे हैं, तो अगर इस इंडिकेटर को आप ट्रस्ट करते हैं तो वो आपसे कह रहा है भाई अभी आप अपने शॉर्ट्स को कट करिए। मैंने आपके साथ स्टैटिस्टिक्स पे दिखाया कि मार्केट की सिचुएशन, कम से कम निफ्टी नॉन बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो इतनी बुरी नहीं लग रही है। और अभी बजट भी आने वाला है और कुछ पे कमीशन की न्यूज़ भी आ रही है, तो एक छलांग हमें निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। और जैसा कि मैं लगातार आपसे शेयर करता हूँ कि जब तक ये हमारा थ्रेशोल्ड लेवल पार नहीं करेगा, ऊपर की तरफ 0.05 और नीचे की तरफ -0.05, तब तक हम बाय सेल नहीं करेंगे। अभी ये 0.037, यानी कि ये तो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि भैया कल परसों में शायद इसमें एक छलांग भी आ जाए। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें दोस्तों, मैं पिछले कई दिनों से शेयर कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा क्लैरिटी है, और वहाँ पर हमने ऑलरेडी हमारे थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुका है हमारे इंडिकेटर का, और वहाँ पर हम अपनी बेरिश पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। आज की भी वैल्यू देखें तो ये जो है थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी पर ही रहा, तो यहाँ पर शॉर्ट्स को कैरी करने में हमें कंफर्ट दिख रहा है। लेकिन निफ्टी में अभी हम जो है फ्रेश शॉर्ट्स हमें नहीं क्रिएट करनी चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि बजट से पहले उसमें हो सकता है एक प्री बजट रैली भी हमें देखने को मिल जाए। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आपका क्या व्यू है एक्सिस बैंक और बैंकिंग सेक्टर के बारे में, अपना फीडबैक और व्यू शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।